नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सभी सेमेस्टर की तैयारियां करवाई जाती हैं। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर विषय इतिहास जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो आप लोगों का ऑप्शनल है। कई बच्चों को द्वितीय प्रश्न पत्र में ये भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 1200 से 1700 ईस्वी तक देना होगा और कई बच्चों को मॉडर्न वर्ल्ड कप एग्ज़ाम देना होगा। तो आज हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, सोशियो कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 एडी ऑप्शनल पेपर है। पेपर कोड HIS 302 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आइए देखते हैं, मैंने इसका जो सिलेबस है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है कुछ दिन पहले ही, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग आसानी से जाकर सिलेबस को समझ सके और जो इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख सकें। आप इस चैनल से बने रहिए, आगे की भी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो सांकेतिक मुद्रा। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है धनवानों का युवराज। धनवानों का युवराज किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, और इसे ही पागल सुल्तान भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है धनवानों का युवराज मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा था, तो एडवर्ड टॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉमस ने धनवानों का युवराज कहा था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का भी सिक्का चलाया था। पांचवा प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है, तो यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह है चिश्ती सिलसिला। छठवां प्रश्न मैंने रखा है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वह थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सातवां प्रश्न है रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण की थी। आठवां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सिपहसालार कहता था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सिपहसालार अपने आप को कौन कहता था, तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश की, और इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। पील बख्श, लाख बख्श, इन सभी के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न मैंने रखा है सारे अमीर मेरे समान हैं और मैं उनका प्रधान हूँ किसने कहा था, तो वह बहलोल लोदी ने कहा था। 10वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चांदी के टंके 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल सिक्कों का प्रचलन कराया। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किसने कराया था, तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। 11 नंबर प्रश्न मैंने रखा है दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर एक तरफ अपना नाम तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी, तो वह था मोहम्मद गौरी। और प्रश्न ऐसे पूछे कि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर किसका आकृति बनाया था, तो एक तरफ अपना नाम लिखवाया था और दूसरी तरफ माँ देवी लक्ष्मी की आकृति का सिक्का चलाया था। 12 नंबर प्रश्न है तांबे के सिक्के को क्या बोला जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में,
तो तांबे के सिक्के को दिरहम बोला जाता था। 13 नंबर प्रश्न है दीवान ए बंदगान यह कैसा विभाग था या कौन सा विभाग था? तो यह दास विभाग था और यह फिरोज शाह तुगलक के समय में यह विभाग बना था। 14 नंबर प्रश्न है दीवान ए विराजत कौन सा विभाग था? तो यह राजस्व विभाग था। 15 नंबर प्रश्न है दीवान ए रसालत कौन सा विभाग था? तो वह विदेशी विभाग था, विदेश विभाग। 16 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। 17 नंबर प्रश्न है एक शहर या 100 गाँव के समूह का शासक क्या कहलाता था? तो वह अमीर ए सदा कहलाता था। 18 नंबर प्रश्न है शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, इसे गांव भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है दीवान ए इसराफ का कौन सा विभाग था? यह दीवान ए इसराफ किस विभाग से संबंधित था? तो वह लेखा परीक्षक विभाग से संबंधित था। 20 नंबर प्रश्न है नियाबते खुदाई जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया अपने आप को कौन कहता था? तो वह था बलबन। इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। 21 नंबर प्रश्न है अकबर ने सूर्य की गणना पर आधारित इलाही संवत चलाया, इसे ही फसली संवत भी कहा जाता था। 22 नंबर प्रश्न है अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी कि 1580 ईस्वी में आईने दसाला नामक एक नई कर प्रणाली शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साथ दिया था वह था टोडरमल ने। टोडरमल ने अकबर के साथ मिलकर आईने दसाला नामक नई कर प्रणाली का शुरुआत किया था। 23 नंबर प्रश्न है शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के कर लगाए थे? तो वह थे 3 प्रकार के। 24 नंबर आगे हम लोग जो वीडियो और देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें बताया जाएगा कि वो 3 कर कौन कौन से थे। 24 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? तो सीरी नाम से। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था? तो सराय ए अदल के नाम से। 26 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो वह मुबारक खिलजी था। 27 नंबर प्रश्न है बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो वह अकबर, शाहजहां और टोडरमल का। आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लाया हुआ है वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। 29 नंबर प्रश्न मैंने रखा है मुगल काल में टकसाल का मुख्य कार्य क्या था? तो मुगल काल में टकसाल का मुख्य कार्य सिक्कों की ढलाई था। 30 नंबर प्रश्न मैंने रखा है मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? तो मुगल काल में जो बैंकिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं थी वह हुंडी का व्यापक उपयोग, सर्राफों की भूमिका और टकसाल की सुविधा, यह सभी मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं थीं। 31 नंबर प्रश्न है मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महत्वपूर्ण थी? तो वह थी सर्राफ। 32 नंबर प्रश्न है हुंडी का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो हुंडी जो था उसका उपयोग धन भेजने के लिए, ऋण लेने के लिए और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता था। 33 नंबर प्रश्न है मुगल काल में व्यापार के विकास से क्या लाभ हुआ? तो वह था आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। 34 नंबर प्रश्न है मुगल काल के विकास के लिए क्या उपाय किए गए थे? तो वह था सड़कों का निर्माण, सराय का निर्माण और व्यापार मार्गों की सुरक्षा। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है मुगल काल के विकास में कौन सी बाधाएं थी?
तो वह थी परिवहन की समस्या, सुरक्षा की समस्या, करों की समस्या। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में कौन से बंदरगाह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे? तो वह थे सूरत, बंगाल और मछलीपट्टनम। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए थे? तो वह दीवान, वजीर और कोतवाल। 38 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में व्यापार के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता था? तो वह वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली और ऋण प्रणाली। 39 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा था? तो वह था आगरा से लाहौर। आगरा से लाहौर तक का जो मार्ग था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था व्यापार के लिए मुगल काल में। 40 और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है कि मुगल काल में व्यापार के लिए कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो वह था रुपया, आना और दाम। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास 1200 से 1700 ईस्वी तक हम लोग उससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा और आगे भी इससे संबंधित मैं प्रश्न और करवाऊंगी और आगे के भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो मैं उससे संबंधित वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह सिर्फ आपके सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ही नहीं, आप अगर किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें इतिहास पूछा जाता है तो उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोग उसके लिए भी इसको ज़रूर पढ़ें। आप लोग जो भी पेपर दें उसमें सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।